हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास में सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आप सभी के सामने एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाउ यहाँ पर सबसे टॉप पे आप कुछ क्वेश्चनों को देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कला शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। सेकंड चीज आपसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक कला की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर प्रत्येक कला की क्या विशेषता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा सा मिस्ड प्रिंट है तो आप लोगों को क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखना है। इसके बाद में नीचे रास का सिद्धांत, तो रास का सिद्धांत किस तरीके से कला से संबंधित है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कला शब्द जो है आप अपने एग्जाम के किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, चाहे वो रेगुलर का पेपर हो या फिर प्रैक्टिस पेपर हो, उन सब में आपको कला से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो कला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी को ये टॉपिक पूरा समझना है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, तो भाई भारतीय कला की परिभाषा और चरण हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि आखिर कला क्या है, फिर बाद में हम यूरोपियंस के अनुसार भी या अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी कला क्या है हम उस चीज़ को समझेंगे। कला शब्द की बिल्कुल उत्पत्ति जो है या कला शब्द की जो विशेषता है वो आप सभी को आज की इस नई वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है जो ये कला है इसे इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं, ART। और ये संस्कृत भाषा की बात करें या संस्कृत विद्वानों की बात करें तो उनके अनुसार कला वो मूल शब्द होता है जिसका अर्थ कोई सुंदर चीज़ हो सकती है, कोमल हो सकता है, मधुर हो सकता है या ऐसी चीज़ हो सकती है कला जिसको देखने के बाद में आप सभी को प्रसन्नता है। प्रसन्नता आने का मतलब है जिसे देखकर आपको खुशी मिलती हो, वो सभी चीज़ें कला कहलाती है। इसके अलावा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग अगर हम बात करें तो भरत मुनि नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने अपने एक नाट्य शास्त्र में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा भरत मुनि के जो श्लोक हैं, जो नाट्य शास्त्र के अंदर ही श्लोक लिखे गए हैं, उसमें गाना बजाना नृत्य आदि ये सब शब्द जो हैं ये किस लिए आर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहला विद्वान हो गया जो आप सभी को याद रखना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने ये देखा कि संस्कृत के अंदर कला जो है उसका क्या मतलब है। इसका मूल अर्थ अगर हम देखें संस्कृत में तो सुंदर, कोमल या फिर मधुर या वो चीज़ जो हमें क्या करती है, खुशी दिलाती है, जिसे देखकर हमें खुशी मिलती है, वो पहली पॉइंट में आपको ये लिखना है। दूसरा, सर्वप्रथम इसका शब्द का प्रयोग जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। उसमें उन्होंने श्लोकों में गायन या फिर वादन यानी बजाना, नृत्य, इन सब के अनुसार ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है, इन सब के संदर्भ में किया। इसके बाद में तीसरे विद्वान आप सभी के सामने आ जाते हैं जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार जो कला शब्द है वो लघु कला या फिर शिल्प कला दोनों में ही सीमित है। लघु कला मतलब छोटी मोटी कोई कला या फिर शिल्प कला जो किसी पत्थर पे या वैसी की जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो शिल्प पे या फिर यानी उद्योग वगैरह से रिलेट करता हुआ जो लोग पत्थरों पे या फिर मूर्तियों पे कलाकृति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिल्पकार कहलाते हैं। तो ये भी कला के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र का सबसे पहले उद्भव अगर हम बात करें, कला शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर, नाट्य शास्त्र में ही हुई थी। इसके अलावा हम जान लेते हैं अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश प्रोस्पेक्टिव में। तो आप देखेंगे कला जो शब्द है इसे इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं और ये आर्ट जो है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अगर मूल अर्थ देखें तो AR है। AR का मतलब होता है उत्पन्न करना या सृजन करना। उत्पन्न करना मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना और सृजन करना मतलब हमारे लिए आसान बना देना। तो ये हस्तकौशल भी हो सकता है। इसके अलावा लैटिन शब्द है तो इस वजह से यूनानी शब्द हम देखते हैं। लैटिन शब्द भी ये कहाँ से निकला है, यूनानी शब्द जो है जिसका नाम है आर्टिजियन। आर्टिजियन शब्द से ये शब्द निकल के आया है। और पांचवी अलंग भाषा में जो अर्थ शब्द है ये इसी तरीके से अगर हम देखें, प्राचीन जो अलंग भाषा है उसमें EART अर्थ शब्द जो है और मध्यकाल में धीरे धीरे आर्ट शब्द इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद में आगे चल के पुनर्जागरण का जो
काल आता है सन 1600 के बाद की बात करें तो ये आधुनिक समय में आर्ट के रूप में ये प्रयोग किया जाने लगा। तो इस तरीके से आपने देखा इस शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो ये पोर्शन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में लिखने की सोच रहे हैं, तो इसको ज़रूर लिखना। इसके बाद में प्लेटो भी विद्वान है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। इसके अलावा रस्किनी, इसके अलावा आप सभी ने पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, रस्किनी के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने भी आर्ट को एक्सप्लेन किया है। प्लेटो के अनुसार करें तो जो आर्ट है प्लेटो के अनुसार वो सत्य का प्रतिमान है, सत्य की बात है। और जो रस्किन है इनका कहना है कि भाई ईश्वर की कृति जो जिसे देखकर ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ जिसे देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो चीज़ें आर्ट कहलाती है। इन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कुछ विद्वानों की कला के प्रभाव से कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये लोगों की प्रभावी अभिव्यक्ति होती है। जो चीज़ें इंसान डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने ना रखकर अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं और इससे अधिक लोगों को मन लुभान्वित हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय कला की। तो भाई भारतीय कला जो है वो 5000 साल पहले से भी पुराना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम पीरियड था उससे पहले तो हमें बहुत सारे ऐसे औजार वगैरह मिले आदि मानव के यूज़ करने वाले। लेकिन हड़प्पा के जो काल था उस काल में सबसे प्राचीन इतिहास में हमने मोहरे, इसके अलावा मोहरे के बाद में बाट, मनकी, ये सारी चीज़ें देखी जो कि एक कला का एक नायाब उदाहरण है। इसके अलावा पूरे के पूरे भारत के इतिहास को 4 चरणों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कला को जिसने प्रभावित किया है और उस काल को विभाजित करने का रीज़न या तो उनकी कलाकृति है या उनकी संस्कृति है या उनका धर्म है या फिर उनके राजनीतिक विकास। इस कारण से हमने काल को इस तरीके से कला को विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है प्राचीन कलाओं में हम देखें तो प्राचीन काल में सबसे पहली टाइप में क्या आता है कि वो गुफाएं जहाँ पर आदि मानव द्वारा चित्र बनाए गए थे, जिसमें भीमबेटका की गुफा शामिल है। इसके मुख्य उदाहरण है। इसमें सामान्य रूप से अगर हम देखें तो उन गुफाओं में आदि मानव किस तरीके से शिकार करता था उसके चित्र पाए गए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इसके अलावा इन चित्रकारी के अंदर मानव, पशु, शिकार, पत्थर, इन सब के चीज़ों का संकेत मिलता है। इसके बाद में आगे चल के जो मूर्ति कला है वो सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर भी बनाई जाती थी। कई सारे मनके बनाए जाते थे। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा भारतीय मौसम के बारे में भी जानकारी बात करें तो हमें कला के रूप में मिल जाती है। इसके बाद में आगे एक तो मौर्य काल था जिसमें लकड़ी का भरपूर प्रयोग हुआ और बहुत ज़्यादा पत्थरों के स्मारक बनाए गए थे। दूसरा गुप्त काल है। इस काल में भी कलाकृति काफ़ी उत्कृष्ट थी और ज़्यादातर इस समय पर धार्मिक जो मूर्ति के नमूने हमें वो मिले, इसमें हस्तकला भी शामिल है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो मंदिरों में लगी मूर्तियाँ या फिर उनके द्वारा बनाए गए इस्लाम के द्वारा किए गए प्रचार, इस कारण से हमें वहाँ पर कुछ कलाकृति या फिर हम कुछ कला के नायाब उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आज़ादी के बाद में जो यूरोप का प्रभाव था वो भारत पे बहुत ज़्यादा था। भारत ज़्यादातर अपनी आवश्यकता की अपनी ज़रूरतों के लिए यूरोप पे निर्भर था और यूरोप और भारतीय कलाओं का इस तरीके से आपस में क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हैं जो यूरोपियंस और भारत दोनों मिलकर एक दूसरे के संपर्क में लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पारंपरिक कला, हस्तकला, देशीज कला, ये सारे के सारे भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जनजातीय कला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि एक खास जनजाति के लिए है। आपने मिथिला की पेंटिंग के बारे में होपफुली ज़रूर सुना होगा। आपने मिथिला की पेंटिंग के बारे में सुना होगा। आपने मधुबनी, मिथिला एक ही बात है ना। या फिर आपका टिकुली कला, है ना, पटना कलम, ये सब कुछ ऐसी चित्रकारी के जगह थे जहाँ पर चित्रकारी बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा राजस्थान में भी ऐसे बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में भी मिलते हैं। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर क्या होती थी, कलाकृतियाँ या कलाएँ की जाती थी। अब ये रास का सिद्धांत है, वैसे हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और दोनों में संबंध क्या है दोनों के बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक मेरे तक शेयर करें। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया के अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू
जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए आर्ट्स पॉइंट क्लासेस के लिए भी एक अलग से चैनल मिल जाएगा। उस लिंक को भी फॉलो करके, आप उस लिंक को भी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक वो अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों को कहीं को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से भी आप लोगों की क्लासेस लगाई जा सकती है। तो होपफुली आज की इस नई वीडियो में आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।